नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस मेरे यानी गुरप्रीत सिंह के साथ। आखिर क्यों होते हैं भारत में रेप? क्या कभी आपने इस बात पे चर्चा की है, विचार की है? हाँ, बेशक आपने बहुत सारी डिबेट चैनल्स पे देखी होंगी। बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया अभी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर फिर भी क्या कभी हम इस बात का, इस मुद्दे से निकल पाएंगे? क्या कभी हम इस बात का कोई सुझाव, कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? नहीं। जब तक हम इस समस्या को मूल से समझ नहीं लेते, जब तक हम इस मुद्दे को, इस बात को सही से अपने आप को खुद से समझा नहीं लेते, तब तक इस जो बलात्कार की समस्या है, जो रेप की समस्या है, इससे उभर पाना भारत का बहुत मुश्किल है। चाहे हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की सरकार कुछ भी कहे, पर जो इंटरनेशनल आंकड़े हैं, अंतरराष्ट्रीय आंकड़े यही कहते हैं कि भारत देश न केवल महिलाओं बल्कि आने वाले इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी इतना ज्यादा सुरक्षित मुल्क नहीं है। ये बात मैं नहीं, देश के आंकड़े कह रहे हैं। अगर आप 2019 की महिलाओं के खिलाफ हुए जो क्राइम है के आंकड़े सिर्फ 2019 की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ 2019 में 4 लाख के करीब, 4 लाख से ज्यादा मामले जो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ क्राइम के दर्ज हो चुके हैं। अगर आप 2001 से लेके एनसीआरबी की रिपोर्ट है, एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, सन 2001 में करीब 16,075 मामले थे, जबकि 2017 तक ये मामले बढ़ के 32,000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। और अगर ऐसे मामले बढ़ रहे हैं तो इन मामलों के बढ़ने के पीछे जिम्मेवार कौन है? इसके पीछे जिम्मेवारी किसकी है? आखिर भारत में इतने रेप केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? इसके पीछे जिम्मेवारी किसकी? जब भी हम राष्ट्रभक्ति के लिए अपने झंडे को सलाम करते हैं, अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं, तो हमारे मन में जो राष्ट्र की भावना है, हमारी राष्ट्रभक्ति है, जब हम उसे प्रकट करते हैं तो उस राष्ट्रभक्ति को हम किस रूप में प्रकट कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते हैं? क्या कभी हमने उस राष्ट्र ध्वज में मौजूद जो कलर्स हैं, उस राष्ट्र ध्वज का जो मतलब है, कभी हमने उसका मतलब समझने की जरूरत समझी है? कोई भी राष्ट्रीय ध्वज, कोई भी राष्ट्र इसलिए महान होता है क्योंकि उसके लोग, वहां के लोग महान हैं, क्योंकि उस राष्ट्र के लोगों ने उस राष्ट्र के लिए कुछ किया है। जब हम महिलाओं के संदर्भ में ऐसी बात करेंगे तो बेशक मेरा सर तो शर्म से झुकता है, क्योंकि मेरे को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बोल बखूबी याद हैं। वो अक्सर कहते थे, क्योंकि उनके कुछ बोल आपको भी याद होंगे, जो बोलते कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुलसिते हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। लेकिन आपने कभी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के उन बोलों पे गौर किया है जो कहते थे कि सदियां गुजरी गमे रंज को सहते हुए, अब तो शर्म आती है इस वतन को वतन कहते? गुस्साया होगा आपको कि ऐसे बोल कोई हमारे वतन के लिए, कोई राष्ट्र के लिए कैसे बोल सकता है। पर रुकिए, जो आंकड़े आपको बताने जा रहा हूं, ये आंकड़े इससे भी ज्यादा शर्मसार करने वाले हैं। वॉशिंगटन डीसी की न्यूज है, आप पढ़ लीजिए, गूगल पे जाइएगा, कभी तो आर्टिकल एक छपा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 2007 से लेके 2016 के बीच में कम से कम, ज्यादा नहीं तो 83% क्राइम जो महिलाओं के विरुद्ध बढ़े हैं। अभी तो मैं जब हाथरस के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग देख रहा हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया को हाथरस के रेप केस मामले के ऊपर जब सुन रहा हूँ, तो मेरे को काफी शर्मिंदगी हो रही है इस बात से कि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया क्या सच में अब इस मुद्दे को कवर करके, अब मनीषा के रेप केस को कवर करके, क्या सचमुच मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है या वहां से टीआरपी ढूंढ रहा है? आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये रेप जो है 14 तारीख को हो चुका है। ये रेप केस 14 सितंबर का रेप केस है, पर 14 सितंबर को हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रहा था? हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो बात कर रहा था ड्रग केसेस के बारे में, वो बात कर रहा था बॉलीवुड के बारे में कि बॉलीवुड में दीपिका पादुकोण का नाम ड्रग केस में आ गया, सारा अली खान का नाम आ गया। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी जिम्मेवारी समझता है, अगर समझी होती या आज भी समझता है,
तो 2019 के आंकड़े भी आपको बेशक आपको चौंका सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिए 2019 के आंकड़े क्या कहते हैं। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में प्रतिदिन 88 यानी कि 88 मामले रोजाना रेप केसेस हुए हैं, जिसमें से 11% दलित महिलाओं के रेप हुए हैं। तो आपको ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं लग रहे हैं? क्या आपको ये नहीं पता कि अगर एक दिन में 88 2 कम 90 जो रेप केसेस हो रहे हैं, ये कितने घंटे में कितने रेप हुए होंगे? कभी आपने इस बात का अंदाजा लगाया है? प्रत्येक 16 मिनट में एक रेप केस हुआ है। और हाथरस के बाद जब यूपी में और भी रेप केस आए हैं, जिसके बारे में आपने सुना है, आजमगढ़, फतेहपुर, बुलंदशहर, ऐसे और बहुत सारे रेप केसेस आए हैं। तो आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैंने मीडिया की बात की, मेरा सवाल मीडिया पे था, क्या मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? नहीं, बेशक मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। तो मीडिया क्या सिर्फ मीडिया जिम्मेदार है? नहीं, मीडिया नहीं। मीडिया के अलावा सरकार के ऊपर भी सवाल है मेरा, क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? सरकार ने लोगों तक पूरी जानकारी क्यों नहीं पहुंचने दी? अगर सरकार या वहां के सुरक्षा कर्मी, पुलिसकर्मी अगर वहां पे मीडिया को पहुंचने के लिए रोकते हैं, तो जितना जिम्मेदार मीडिया लेट पहुंचने के लिए है, तो उतना ही जिम्मेदार तो फिर सरकार भी हुई ना। सर, आप बोलेंगे जी ये तो प्रशासन का काम था, प्रशासन ने रोका था। तो आप सवाल ये है कि प्रशासन को किसने कहा था कि मीडिया को वहां पे कवरेज ना करने दी जाए? तो सवाल है, सरकार के ऊपर सवाल है। सरकार के ऊपर सवाल ये भी है कि सन 2012 में निर्भया केस हुआ। निर्भया केस के बाद, क्योंकि ऐसे बहुत कम केस हैं जो हमारे सामने आ पा रहे हैं, पर मैं उन केसेस की बात कर रहा हूं जो केसेस हम जानते हैं, जो केसेस हम सुनते हैं, जो मीडिया में आते हैं। सन 2012 के बाद सरकार ने वादे किए, यहां तक कि जब कठुआ में गैंगरेप हुआ और 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ जब रेप हुआ, उसका बलात्कार किया गया, तो सरकार ने कहा कि 12 साल के छोटे बच्चे को अगर रेप होता है, ऐसे केसेस में फांसी तक की सजा दी जाएगी। अगर इसके बावजूद भी इतने केस हैं, इसके बावजूद भी मुजरिम टल नहीं रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं, उनके अंदर खौफ नहीं है, तो इसका कारण यही है ना कि हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है वो इतना काबिल नहीं है कि इसको रोक सके, इसके ऊपर लगाम कसी जा सके। चाहे किसी भी गवर्नमेंट की बात की जाए, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी नारा दिया हो, चाहे बेटी बचाओ का नारा हो, चाहे बेटी पढ़ाओ का नारा हो, क्योंकि अब तो बेटी बचाओ तो मुझे तो चेतावनी लगने लगा है कि अपनी बेटियों को बचा के रखो। अब अपनी बेटियों को बचाने की जरूरत पड़ रही है। तो आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी बहन, क्या आपकी माँ, क्या आप इतना सुरक्षित समझते हैं कि अकेली बाजार में जाएगी? ये मसला सिर्फ इतना सा भी नहीं है, मसला ये भी है कि हम इतने भी अपने शहर को, अपने गांव को सुरक्षित नहीं बना पाए हैं कि वो अकेले हमारे घर तक पहुंच सकें या अपने काम करने वाली जगह पे जा सकें, अपने रिश्तेदारों के घर जा सकें। हमारा देश अभी इतना भी सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? पहली बात तो हमने की मेन स्ट्रीम मीडिया की। जो मीडिया है, मीडिया जल्दी से जो सही जानकारी हमारे तक नहीं पहुंचाता है। दूसरी बात हमने की सरकार की, प्रशासनिक ढांचे की, जहां पे केसों की सुनवाई नहीं होती है, और जो हमारे सामने मामले भी जो आए हैं, जो आंकड़े भी हमने बताए हैं, वो मामले भी जो हैं, अगर उन मामलों की बात की जाए, ये तो वो मामले हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनकी एफआईआर हुई है। जो अनरजिस्टर्ड मामले हैं उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिवार वाले तो अपनी इज्जत, जो हमारी सो कॉल्ड इज्जत के नाम पे जो डरते हैं लोग के हमारी लड़की का बलात्कार हुआ तो उसके साथ शादी कौन करेगा, जबकि डरना गुनाहगार को चाहिए था। अब गुनाहगार नहीं डरता है, हम खुद डरते हैं, अपनी बेइज्जती से डरते हैं। जो हमारे घरों में जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है, अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम में अगर पेट्रियार्कल सोसाइटी को डिनाई नहीं किया जाएगा, तो क्या हम डोमेस्टिक वायलेंस से बच सकेंगे? तो क्या ऐसे क्राइम से बचने के लिए हमारे पास कौन सी विचारधाराएं हैं, हम कैसे काम करें? तो हमारे पास इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं? क्या हम इस लेवल पे जाके कभी हमने सोचा है? अगर नहीं सोचा तो हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले जो बिहार के डीजीपी का डोमेस्टिक वायलेंस का वीडियो भी आपने देखा है। अगर इस लेवल के ऑफिसर अगर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो उससे एक आम नागरिक, जो देश का आम नागरिक है, उस पर क्या असर होता है, या देश का एक आम नागरिक क्या सोचता होगा? तो इसके लिए हमें कोई बहुत बड़े प्रयास लगाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बात इतनी सी है
कि हमें अपना जो ढांचा है, चाहे वो हमारा एजुकेशनल ढांचा है, चाहे वो हमारा पारिवारिक ढांचा है, चाहे वो हमारा सामाजिक ढांचा है, चाहे वो हमारा राजनीतिक ढांचा है, चाहे प्रशासनिक ढांचा है, इस ढांचे पे हमें सवाल खड़े करने पड़ेंगे। इस ढांचे पे हमें सवाल करने पड़ेंगे कि ये ढांचा हमें कहाँ लेके जा रहा है और इस ढांचे के जरिए हम किस समाज की सृजना कर रहे हैं। इस ढांचे के जरिए क्या हम ये कह सकेंगे कि हम मोहम्मद इकबाल को कभी जवाब दे सकेंगे कि भाई हमें नहीं शर्म आती अपने वतन को बदलने में। हम बड़े जब गर्व से सीना जोड़ा करके कह सकेंगे भाई हमारे देश में औरतों का सच में सम्मान होता है। ये सिर्फ गीतों में नहीं, ये सिर्फ किसी टीवी चैनल पे नहीं, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं, सिर्फ फेसबुक पे ऊपर हमारे कैंडल मार्च के फोटोज नहीं जाते हैं। हम सिर्फ एक दिन के लिए कैंडल मार्च नहीं करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बहनों, अपनी माताओं के लिए सिर्फ एक दिन नहीं करते हैं, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे, किसी नए विचार के साथ। नमस्कार।